तो आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं जो है प्रीवियस ईयर का एक सेट जो है वो लेकर आया हूँ और वो सारे हम डिस्कस करेंगे उसके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप एसएससी एमटीएस 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपको इसमें ग्रामर भी कुछ चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। और तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो लिखा हुआ है, ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। ठीक है, एक बिल्डिंग जहां पर ऑडियंस बैठती है उसे हम क्या कहते हैं, एक वर्ड में हमें बताना है। ये ऐसे सवाल को क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है एल, हैंगर, जिम्नाजियम और ऑडिटोरियम। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑडिटोरियम। ठीक है, जहाँ पर एक बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जहाँ पर ऑडियंस बैठती है उसे हम कहते हैं ऑडिटोरियम। ठीक है, जिम्नाजियम का मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब होता है व्यायामशाला। ठीक है, और हैंगर, ये जो हैंगर वर्ड है, हैंगर का मतलब होता है जिसमें हम कपड़े टांगते हैं। और एल, ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है एस्ले, आप अगर पढ़ेंगे शुरू में तो ये आप एस्ले पढ़ेंगे, बट ये एस जो होता है इसमें साइलेंट होता है, तो इसे हम पढ़ते हैं एल। ठीक है, और इसका मतलब होता है रास्ता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आपसे याद कर ले, इसका मतलब होता है रास्ता या फिर गलियारा। ठीक है, गलियारा भी इसे हम बोलते हैं, गलियारा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल जो है, ये जो क्वेश्चन था वो आपको पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर हमें गैप में क्या होगा वो हमें भरना है। देखिए, ही ब्लैंक हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल। ठीक है, अपनी तस्वीर को मेन हॉल में क्या करेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन हैड, हैंग्ड, हंग, हैंग या फिर हैंग्ड। तो देखिए यहाँ पर वो अपनी तस्वीर को मेन हॉल में क्या करेगा, ऑप्शन के हिसाब से लटकाना होगा, है ना, यानी लटका देगा वो अपनी तस्वीर को। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या होगा, हंग। ठीक है, यहाँ पे होगा हंग। हंग मतलब क्या होता है, लटकाना। ठीक है, यानी लटका दिया, यानी इसका मतलब यहाँ पे होगा HUNG, यहाँ पे होगा हंग। ही हंग हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल, उसने अपनी तस्वीर को मेन हॉल में लटका दिया। यहाँ पर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर हैंग जो वर्ड है, ठीक है, हैंग जो वर्ड है, अगर इसका मीनिंग अगर हो लटकाना, ठीक है, लटकाना, अगर इसका मीनिंग हो लटकाना, जैसे यहाँ पर पोर्ट्रेट है यानी तस्वीर है, तस्वीर को तो हम लटकाएंगे, तो यहाँ पर लटकाना मीनिंग है। तो जब लटकाना इसका मीनिंग हुआ हैंग का, तो इसका जो वर्ब का V2 और V3 होगा वो हंग, HUNG होगा, और V3 भी हंग होगा, HUNG। ठीक है, लेकिन जब हैंग का जो मीनिंग हो, यानी इसका दो मीनिंग होता है, तो अगर इसका दूसरा मीनिंग यानी फांसी पर चढ़ाना जब हो, ठीक है, फांसी पर चढ़ाना, ठीक है, फांसी पर चढ़ाना या फिर लटकाना। ठीक है, फांसी पर चढ़ाना, ठीक है, चढ़ाना या फिर लटकाना हो, लटकाना। ठीक है, फांसी पर चढ़ाना या लटकाना हो इसका मीनिंग। ठीक है, तब क्या होगा, इसका जो वर्ब का V2 फॉर्म होगा वो होगा हैंग्ड, हैंग्ड। ठीक है, हैंग्ड, और वर्ब का V3 फॉर्म भी हैंग्ड ही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मीनिंग पर इसका जो है वर्ब का दूसरा और तीसरा फॉर्म जो है वो चेंज होता है। ठीक है, लटकाना होने पर हंग होगा, और इसका मीनिंग फांसी पर लटकाना होगा तो ये हैंग्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट है, ये इसमें मीनिंग जो है, लटकाने का मीनिंग क्या है, फांसी पर चढ़ाना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हैंग होगा। यहाँ पर हैंग्ड भी हो सकता था अगर यहाँ पर मीनिंग फांसी पर लटकाना किसी को होता तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा वर्ड इसमें करेक्ट लिखा हुआ है, एंथुजियाज्म, ये भी गलत है क्योंकि ई से होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एंथुजियाज्म का ये यहाँ पे ई नहीं होता है। ठीक है, और ये देखिए ये वर्ड जो है वो सही है। ठीक है, एंथुजियाज्म का जो है ये मीनिंग, जो वर्ड है ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी गलत है। तो मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो आप उसका जो है स्पेलिंग भी अच्छी तरीके से जो है वो याद कर लें। ठीक है, ताकि ये जो पोर्शन है करेक्टली स्पेल्ड वाला, ये भी आपका जो है वो कवर हो जाए। ठीक है,
क्योंकि एग्ज़ाम में ये करेक्टली स्पेल्ड वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, मतलब एक पुस्तक जिसमें नाम और पता होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, डायरी, डायरेक्टरी, डिक्शनरी, जर्नल। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी जिसमें नाम होता है और पता होता है। ठीक है, नाम और पता जिस बुक में होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, डायरी तो आप लोग जानते हैं, बाकी वर्ड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे डायरी लिखा हुआ, डायरी का मतलब आप लोग जानते हैं जिसमें हम लोग कुछ लिखते हैं वो डायरी होता है। डिक्शनरी जिसमें हम लोग शब्द खोजते हैं, और जनरल मतलब होता है पत्रिका। ठीक है, इसी से आया जर्नलिज्म। ठीक है, जर्नलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं पत्रकारिता। ठीक है, तो आई होप आपको सारे वर्ड जो है वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थक शब्द, मतलब इसी के समान मीनिंग वाला वर्ड हमें जो है इसमें ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिस फॉर्चून। मिस फॉर्चून का मतलब क्या होता है? मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। ठीक है, इसका मतलब होता है दुर्भाग्य या फिर कोई अनहोनी हो जाना। ठीक है, इस तरह के वर्ड के लिए हम लोग मिस फॉर्चून जो है वो यूज करते हैं। तो मिस फॉर्चून का ये सिमिलर मीनिंग कौन सा होगा? यहाँ पे देखिए, बेनिफिट तो हो नहीं सकता कि लाभ होता है। ठीक है, सपोर्ट मतलब सहायता। ठीक है, और मिरेकल मतलब चमत्कार होता है। सपोर्ट, सहायता, समर्थन। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है देखिए, ये कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब भी होता है आपदा, विपत्ति। ठीक है, किसी तरह की अनहोनी हो जाना जो है, तो इसका मतलब मिस फॉर्चून का जो सिनोनिम होगा वो यहाँ पर कैलामिटी होगा। ठीक है, कैलामिटी। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, कैपेबल का हमें सिनोनिम देखना है। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम। ठीक है, सक्षम, सक्षम, सक्षम होना। ठीक है, सक्षम, कैपेबल। तो इसका जो वर्ड दिया हुआ क्या क्या सक्षम का? कॉम्पिटेंट दिया हुआ है, कंसीटेड दिया हुआ है, कॉम्प्लेसेंट दिया हुआ है और कंसिस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग, इसका जो उत्तर होगा वो होगा कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब भी होता है सक्षम। ठीक है, सक्षम, सक्षम बोल सकते हैं या फिर दक्ष बोल सकते हैं। ठीक है, दक्ष, बहुत ही सक्षम है, दक्ष है, उसमें क्या है, कैपेसिटी है ये करने की। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉम्पिटेंट। और दूसरे वर्ड का भी मीनिंग हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये है तुम्हारा कंसीटेड। ठीक है, ये आपका क्या है, कंसीटेड है। तो कंसीटेड का जो मीनिंग होता है वो होता है घमंड। ठीक है, घमंड, इसका मतलब होता है घमंड, अभिमान में होना। ठीक है, उसे बोलते हैं कंसीटेड। ठीक है, और कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि। ठीक है, आत्मसंतुष्टि। ठीक है, आत्मसंतुष्टि। ठीक है, आत्मसंतुष्टि, इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। और कंसिस्टेंट का मतलब होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आप जो है क्या बोलते हैं, अडिग हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कंसिस्टेंट है मतलब कि निरंतर है। ठीक है, निरंतर। जैसे हम बोलते हैं ना कि विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कंसिस्टेंट है, मतलब कि वो अपने जो परफॉर्मेंस अभी दे रहे हैं उसको बरकरार रख रहे हैं, मतलब उसकी परफॉर्मेंस निरंतर है। ठीक है, इसी तरह के कांस्टेंट परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं एक तरह के। ठीक है, तो उसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या है देखिए, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया गया और उसमें हमें बताना है कि कहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, तो मोहन इज प्लीज्ड एट। तो यहाँ पर क्या होगा, एक अंडरलाइन, ठीक है, यहाँ पर एक अंडरलाइन होगा। ठीक है, इज प्लीज्ड के पास। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज एस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, हैड के साथ ये बीइंग जो है वो कभी नहीं होता। हैड के साथ क्या होता है, बिन होता है। ठीक है, बीइंग कभी नहीं होता है, BEEN होता है। ठीक है, और हैज़ बिन प्लीज्ड, यहाँ पर हैज़ बिन प्लीज्ड भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है एट द न्यूज एस्टरडे, तो एस्टरडे जब भी हो ये पास्ट का बात जो है वो हमें यहाँ पर पास्ट की बात जो है वो कर रहा है। तो पास्ट की बात जब करेगा तो उसके लिए क्या होता है, वाज, यानी एस्टरडे पास्ट का है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वाज प्लीज्ड। यानी पास्ट टेंस के लिए हमें क्या यूज करना होगा, वाज प्लीज्ड। तो मोहन वाज प्लीज्ड एट द न्यूज एस्टरडे। ठीक है, वो न्यूज से क्या था, खुश था कल। तो यहाँ पर हैड नहीं, हैड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हैड कब यूज होता है, जब पास्ट ऑफ द पास्ट होता है। ठीक है, यानी पास्ट से भी उससे पहले का अगर कोई बात
बोला गया होता तो यहाँ पर हैड होता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। फिर आपको क्या बताना है, इसके विपरीत, यानी जो कॉमिक है इस वर्ड का विपरीत शब्द जो है हमें बताना है। ठीक है, कॉमिक का मतलब होता है हास्यास्पद, ठीक है, हास्यजनक, ठीक है, मतलब जिससे हंसी आती हो। ठीक है, उस तरह के वर्ड को हम लोग बोलते हैं कॉमिक। उस तरह तो कॉमिक का जो हमें बताना है एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वर्ड है, टिकल वर्ड दिया गया है, हैप्पी दिया गया है, ठीक है, ट्रेजिक दिया गया है और जुबिलेंट दिया गया है। ठीक है, टिकल का पहले हम लोग मतलब जान लेते हैं। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी। ठीक है, गुदगुदी, ठीक है, गुदगुदी करना। ठीक है, गुदगुदी। हैप्पी मतलब आप लोग सभी जानते हैं खुश होता है। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, दुखद, ठीक है, दुखद, ट्रेजिक है, दुखद है। ठीक है, और जुबिलेंट का मतलब आनंद होना है। ठीक है, इंजॉय करना। ठीक है, जुबिलेंट, आनंद, आनंद, ठीक है, आनंद इसको हम लोग बोलते हैं आनंद, जुबिलेंट, खुशी, हर्षित जिसको बोलते हैं ना, हर्षित है, बहुत ही उल्लास में है, हर्षित है। ठीक है, ये सारे वर्ड जो है तो जुबिलेंट के होते हैं। तो यहाँ पर कॉमिक का मतलब होता है हास्यास्पद। ठीक है, तो मतलब खुशी की बात हो रही है एक तरह से, जहाँ पर हंसी आती है, तो उसका जो अपोजिट क्या होगा, दुख, यानी ट्रेजिक जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो कॉमिक का जो एंटोनिम होगा वो होगा ट्रेजिक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी अंडरलाइन जो है वो छूट गया है, तो हैज़ रीएश्योर्ड मी के पास जो है वो अंडरलाइन होगा। ठीक है, यहाँ तक अंडरलाइन होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या होगा, देखिए यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हुआ है आपको ये बताना है। तो डॉक्टर हैज रीएश्योर मी दैट ऑपरेशन वॉज ए रूटीन वन। ठीक है, तो देखिए हैज के बाद, हैज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हैज में क्या होगा, हैज के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब V1 दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, यानी नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन तो नहीं, यानी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर वाज है। ठीक है, ये वाज की बात कर रहा है, यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो इज तो यहाँ होने का सवाल नहीं है। ठीक है, और ये भी होने का सवाल नहीं है क्योंकि ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, हैड रीएश्योर्ड मी। ठीक है, तो डॉक्टर हैड रीएश्योर्ड मी दैट द ऑपरेशन वॉज ए रूटीन वन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हैड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पास्ट ऑफ द पास्ट का बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन जो है रूटीन वन था, मतलब कि एक सामान्य था ऑपरेशन, उसको डॉक्टर ने पहले ही हमें क्या बताया, आश्वस्त कर दिया था, या फिर मुझे भरोसा जो है उसका दिला दिया था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यानी पहले ही, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट है, इसलिए यहाँ पर हैड होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हैड हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। देखिए क्या है, हाँ, ये जो है इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, तो इडियम फ्रेज भी आपको याद करना है। तो आज का देखिए यहाँ पे वर्ड क्या, ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी, इसका क्या यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है अपोजिंग समथिंग फियर्सली। ठीक है, अपोजिंग, उसके बाद फिर है इनहेरिटिंग टू फॉर्च्यून। ठीक है, इरेक्टिंग ए ग्रेव स्टोन, और चौथा है थ्रेटनिंग टू किल वन सेल्फ। ठीक है, तो ओवर माई डेड बॉडी का जो मतलब होता है, ओवर माई डेड बॉडी, उसका मतलब होता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये होने नहीं दूंगा। ठीक है, इसका मतलब कि किसी चीज़ का बहुत ही कड़ाई से, मतलब कि उसका विरोध करना। ठीक है, अपोजिंग समथिंग फियर्सली, ये जो है इसका आंसर होगा। अपोजिंग समथिंग फियर्सली मतलब कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये होने नहीं दूंगा, कुछ इस तरह की बातें अगर हों तो वहाँ पर हम यूज करते हैं ओवर माई डेड बॉडी। ठीक है, तो डेड बॉडी से आप याद करना, इस तरह से आप रिमेंबर कर सकते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये होने नहीं दूंगा। तो इस तरह से आप जो है इसे लिंक करके याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि अपोजिंग समथिंग फियर्सली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या है, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद ए ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस को हमें फिलअप करना है। तो बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉज, ठीक है, ब्लैंक फ्रॉम इट्स कोर्स, मतलब अपने रास्ते से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ट्विस्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्टेड हो गया, या फिर क्रैश्ड हो गया। देखिए सारे वर्ड को समझते हैं। रिफ्लेक्टेड क्या होता है, मिरर से जो है वो रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, मिरर, तो यहाँ पर बुलेट कभी रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा, तो ये तो वर्ड यूज करना गलत है। ट्विस्ट क्या होता है, ट्विस्ट जैसे हाथों को मरोड़ देना। ठीक है, उस केस में ट्विस्ट होता है, रस्सी ट्विस्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात नहीं कही गई है, तो ये भी वर्ड नहीं होगा। ठीक है, क्रैश, और देखिए यहाँ पे एक वर्ड है क्रैश्ड। क्रैश मतलब क्या होता है,
क्रैश मतलब होता है कि धमाके के साथ जो है वो नष्ट हो जाना, ठीक है, क्रैश हो जाना उसको बोलते हैं। जैसे एरोप्लेन बोलते हैं ना कि एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एरोप्लेन ऐसा कोई बात जो है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्रैश भी वर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर वर्ड क्या होगा, डिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये जो यहाँ पर सही वर्ड क्या होगा, डिफ्लेक्टेड, वॉज डिफ्लेक्टेड, ठीक है, डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है अपने पाथ से, ठीक है, अपने पाथ से विचलित हो जाना। जैसे ये सीधा जा रहा था गोली, तो ये दीवार से टकरा करके किसी और डायरेक्शन में जो है वो चला गया, तो इसका मतलब होता है डिफ्लेक्टेड होना, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्ट हो जाना, अपने मार्ग से विचलित हो जाना, ठीक है। तो द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स, ठीक है, अपने पथ से जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर का सवाल जो है वो करते हैं, जो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, माई आंट सोल्ड हर बुटीक टू अ बिलियनियर। तो हमें बताना है इसमें एरर कहाँ है, तो ध्यान से पढ़िए, माई आंट सोल्ड हर बुटीक टू अ बिलियनियर। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एरर हमें नहीं दिख रहा है, तो इसमें आप नो एरर मार करके आगे निकल लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू एंड इन स्मोक, तो इसका मतलब क्या होता है, टू एंड इन स्मोक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, टू डू वंस ड्यूटी वेल, ठीक है, टू नॉट एग्री टू समथिंग, टू बी द कॉज ऑफ ए क्वारल, ठीक है, और टू कम टू नथिंग। तो जो टू एंड इन स्मोक जो होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का कोई परिणाम ना निकलना, ठीक है, कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलना, उसको हम लोग कहते हैं टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, टू कम टू नथिंग, मतलब कुछ भी प्राप्त नहीं होना, ठीक है, कुछ भी प्राप्त नहीं होना, कोई सार्थक रिजल्ट नहीं मिलना, ठीक है, उसको बोलते हैं एंड इन स्मोक, ठीक है। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मतलब बेकार हो जाना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर, ठीक है। तो इसमें एरर कहाँ है, तो ये बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑल द स्टूडेंट्स के बाद इज लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे ये प्लुरल है, और यहाँ पर जो ये यहाँ पे इज जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है वो गलत है, यानी ये वाला आंसर होगा, ठीक है। हमें बताना है इसमें कि कहाँ पर एरर है, तो ये जो है इज डन जो नहीं होगा, यहाँ पर होना क्या चाहिए, हैव, ठीक है, हैव, ऑल द स्टूडेंट्स हैव डन बेटर दिस ईयर, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर जो है वो कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राकेश इज फुलिश टू सेड सच थिंग्स, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि एरर क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे एरर आप देख सकते हैं, राकेश इज फुलिश तो ठीक ही है, पर यहाँ पे देखिए टू के बाद देखिए यहाँ पे सैड कर दिया, सैड, ठीक है। तो सैड जो है वो नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद हमने पढ़ा है कि टू के बाद V1 फॉर्म जो है वो आता है, ठीक है। ऐसे टू गो, ठीक है, टू गो जैसे होता है ना, आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो, उसके बाद फिर आई वॉन्ट टू वर्क, यानी आई वॉन्ट टू वर्क, ठीक है, टू वर्क। तो टू के बाद देखिए वर्ब का जो है वो V1 फॉर्म होता है, टू वर्क, टू गो, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पर जो है टू सेड जो है वो लिखना गलत है, तो ये वाला पार्ट जो है वो एरर है, तो इसमें हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। क्या वर्ड दिया गया है, फाइनेंशियली, फाइनेंशियली ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा या ये, ठीक है। तो फाइनेंशियली में देखिए हम लोग स्पेलिंग क्या होता है फाइनेंस का, FINANCE, ठीक है, फाइनेंस। उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एली, ठीक है, ये जो एली सफिक्स है वो जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर डबल एल होता है एली में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डबल एल नहीं है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। और उसके बाद ये इसमें देखिए ये तो सही है, ठीक है, ये सही है, और बाकी सब में देखिए यहाँ पे टी आ गया है, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होता है सी होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, और ये यहाँ पे देखिए FINE कर दिया है, ठीक है, जबकि N होता है, A होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप सफिक्स प्रीफिक्स का भी कुछ लॉजिक लगा करके आप जो है इन सब ऑप्शन को छाट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, हमें इनएक्सपेंसिव का क्या बताना है, एंटोनिम, ठीक है। तो इनएक्सपेंसिव का जो मतलब होता है, इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ता, ठीक है, सस्ता, सस्ता। तो इसका अपोजिट क्या होगा, महंगा होगा। तो महंगा इनमें से कौन सा वर्ड है, तो ये है डियर, ठीक है। डियर का मतलब होता है महंगा, ठीक है, महंगा, डियर। आपने सुना होगा डियर का एक और मीनिंग होता है जो हम लोग जो इससे हम लोग फैमिलियर हैं, वो होता है प्रिय, है ना, प्रिय, डियर सर, ठीक है। तो इस तरह ये हम लोग यूज करते हैं लेटर में, तो वो डियर उसका मीनिंग क्या होता है, उसमें प्रिय होता है और इसका एक मीनिंग होता है महंगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो आपने सुना होगा डियरनेस अलायंस, ठीक है, डियरनेस अलायंस, ठीक है, अलायंस। तो डियरनेस अलायंस, तो इसी डियर से आया है डियरनेस अलायंस, मतलब जो हमें महंगाई भत्ता जो मिलता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे डियर का मतलब होगा महंगा, ठीक है। और उसके बाद रेजोनेबल, रेजोनेबल का मतलब होता है युक्ति संगत, तर्क संगत, सही, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजोनेबल। और ये पॉपुलर का देख लीजिए, पॉपुलर का क्या मीनिंग होता है, पॉपुलर मतलब फेमस, ये तो आप सबको पता ही होगा। और लिबरल, लिबरल का मतलब होता है उदार, ठीक है, लिबरल का मतलब होता है उदार, दानी, दानशील, ठीक है, दानशील। तो इस तरह से, इस तरह को हम लोग बोलते हैं क्या, लिबरल, ठीक है, उदार है बहुत ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई टीचर इज द, तो यहाँ पर क्या होगा, काइंडेस्ट, काइंड, काइंडर या फिर काइंडली, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलना चाहते हैं हम लोग कि मेरे शिक्षक जो हैं वो क्या है, दयालु हैं। तो इसका मतलब सबसे, यहाँ पर ऑफ ऑल लगा हुआ है, यानी सबसे दयालु है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, काइंडेस्ट, मतलब सबसे दयालु है, यानी ही इज द काइंडेस्ट, यानी यहाँ पे द लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री ही आएगा, ठीक है, इज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और एक मैं बात बता देता हूँ कि जब काइंडर होता है तो उसके आगे भी द का प्रयोग होता है, जैसे ही इज द, he is the kinder, he is the kinder of the two boys, ठीक है। जब यहाँ पर ऑफ द टू यानी दो लोगों से कंपैरिजन हो तो उस समय में जो कॉम्परेटिव डिग्री है, ठीक है, काइंडर, इसके पहले भी द का प्रयोग होता है, ठीक है। ही इज द काइंडर ऑफ टू बॉयज, दो लोगों के, यहाँ पर सभी लोगों के साथ जो है यहाँ पर कंपैरिजन था, इसलिए यहाँ पर काइंडेस्ट का प्रयोग जो है वो हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, और उसमें बीच बीच में ब्लैंक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्लोज टेस्ट में आपको अपने जो पैरा दिया गया है उसमें मीनिंग के हिसाब से आपको वर्ड या फिर प्रीपोजिशन जो है वो फिल करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम पढ़ लेंगे, ठीक है, रफली। तो यहाँ पे देखिए, सैनिटेशन रेफर्स टू पब्लिक हेल्थ कंडीशंस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडुकेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ह्यूमन वेस्ट एंड सीवेज, human contact with faces is part of sanitation system to protect human health by providing a clean environment will stop the transmission of disease, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मोटा मोटा समझ आया होगा कि यहाँ पर स्वच्छता की बात जो है वो कही जा रही है। तो अब हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ब्लैंक वन में क्या भरना है, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में रिलेट दिया गया है, ठीक है, रिलेशन दिया गया है, रिलेटेड दिया गया और रिलेट्स दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सैनिटेशन रेफर्स टू, मैंने जिक्र करता है पब्लिक हेल्थ कंडीशंस का, जो कि संबंधित है किससे, ड्रिंकिंग वाटर से। तो हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि संबंधित है, ठीक है, यानी रिलेटेड टू, यानी यहाँ पे क्या होगा, रिलेटेड टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडुक्वेट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें बोलना है कि रिलेटेड यानी संबंधित है, ठीक है, संबंधित है किससे, ड्रिंकिंग वाटर, और ये बाकी जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन तो होगा, नाउन नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर रिलेट्स भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो वर्ब आएगा ही नहीं, क्योंकि वर्ब तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, रेफर्स टू, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 2, ठीक है। तो ब्लैंक नंबर 2 में क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है डिस्पोजल, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर नीचे देखते हैं डिस्पोजल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डिस्पोजल। तो आपने पढ़ा हुआ कि डिस्पोज जो वर्ड होता है, डिस्पोज, ठीक है, डिस्पोज जो वर्ड होता है उसके साथ क्या होता है, ऑफ,
ठीक है। डिस्पोज ऑफ इसका मतलब होता है निपटाना, ठीक है, निपटाना मतलब होता है ना, जिसका अगर सामान्य भाषा में बोले तो ठिकाने लगाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्पोज ऑफ करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिस्पोजल है यहाँ पर नाउन फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ, यानी ये जो ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इसका नाउन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो डिस्पोज के बाद क्या होता है, ऑफ, मैंने यहाँ पे हम क्या बोलना चाहते हैं कि इन जो ह्यूमन वेस्ट है और जो सीवेज है इसको हमको क्या करना है, निपटान करना है, ठीक है। यानी डिस्पोज ऑफ का मतलब निपटाना, और डिस्पोजल ऑफ का जो मतलब होता है, डिस्पोजल ऑफ इसका मतलब होता है निपटान, ठीक है, निपटान, ठीक है, निपटान। यानी ये जो है ये क्या है, ये नाउन है और ये जो है वो वर्ब है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया, क्योंकि हमें इसका क्या करना है, निपटान करना है, इसको ठिकाने लगाने के बारे में यहाँ पर बात कहा गया कि इसको कहाँ पर इसको हटाया जा सके, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट और सीवेज को। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है 3 नंबर ब्लैंक में, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ह्यूमन कॉन्टैक्ट विथ फेसेस, इसका मतलब होता है मलमूत्र, ठीक है, मलमूत्र जो गंदगी होती है, ठीक है। फेसेस इज पार्ट ऑफ सैनिटेशन, तो इसका मतलब स्वच्छता का हिस्सा है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, हैम्परिंग ये हो नहीं सकता। हैम्परिंग मतलब किसी को काम में बाधा पहुंचाना होता है, तो यहाँ पर किसी का काम में तो हम यहाँ बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन कांटेक्ट को रोकना है, किससे, मलमूत्र से, उसके कांटेक्ट मलमूत्र या फिर इस तरह की गंदगी से ह्यूमन कांटेक्ट को क्या करना है, रोकना है। तो यहाँ पर क्या कौन सा वर्ड होगा, प्रिवेंटिंग, ठीक है। प्रिवेंटिंग मतलब होता है रोकना, ठीक है, यानी प्रिवेंटिंग ह्यूमन कांटेक्ट विथ फेसेस इज पार्ट ऑफ सैनिटेशन, मतलब कि मनुष्य के ह्यूमन जो कांटेक्ट है उसको मलमूत्र से रोकना जो है वो स्वच्छता का एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके मन में आ रहा है कि प्रोहिबिटिंग क्यों नहीं हुआ, तो प्रोहिबिटिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग लॉ के हिसाब से जब किसी को रोकते हैं, कोई अथॉरिटी होता है जो हमें रोकता है, ठीक है, तो उस केस पे हम लोग जो है वहाँ पर प्रोहिबिटिंग यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर जब मेडिकल आप कहीं किसी दुकान में जाते हैं या फिर कुछ किसी चीज़ का टेस्ट करवाने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि लिखा होगा कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो वहाँ पर जो है इस तरह के जहाँ पर लॉ या फिर कोई अथॉरिटी बोलता है, अथॉरिटी कुछ चीज़ें बोलती है, अगर वहाँ पर किसी को रोकना होता है तो वहाँ पर हम लोग प्रोहिबिट जो है वो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फैसिलेट करना, यहाँ पर हम इसको बढ़ावा तो नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, गंदगी का ह्यूमन कांटेक्ट को, तो यहाँ पर ये वर्ड तो एकदम नहीं होगा, ये एकदम सूटेबल नहीं है। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये दोनों वर्ड के मतलब जो है वो समझ आ गया कि प्रोहिबिट क्यों नहीं हुआ और प्रिवेंटिंग जो है वो क्यों हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये ब्लैंक नंबर 4 में हमें क्या है, देखिए यहाँ पे ब्लैंक नंबर 4 में हमें क्या भरना है, इग्नोर्स है, पेप्स है, एम्स है और डायरेक्ट्स है। तो यहाँ पे देखिए सैनिटेशन सिस्टम टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन इन्वायरमेंट, तो ये जो सिस्टम है वो क्या करेगा, इग्नोर तो नहीं करेगा क्योंकि ह्यूमन को हमें प्रोटेक्ट करना है, और डायरेक्ट्स भी नहीं करेगा, सिस्टम डायरेक्ट कैसे करेगा, पेप्स भी नहीं करेगा और एम्स करेगा, ठीक है। ये एम्स जो है मतलब कि इसका जो है लक्ष्य क्या होता है, सैनिटेशन सिस्टम का एम्स, ठीक है, एम्स 2 इसका जो लक्ष्य होता है ह्यूमन को प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक है, एक स्वच्छ इन्वायरमेंट दे करके, ठीक है, एक स्वच्छ इन्वायरमेंट दे करके मनुष्य के हेल्थ को प्रोटेक्ट करना का जो है उसका जो है लक्ष्य होता है सैनिटेशन सिस्टम का, ठीक है। ये हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एम्स होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 5 नंबर में देखिए क्या है कि एक क्लीन इन्वायरमेंट, देखिए यहाँ पर दैट है, हु है, हुम है और दीज है। तो आप यहाँ पे अगर पूरे सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे, सैनिटेशन सिस्टम एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग अ क्लीन इन्वायरमेंट, बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन इन्वायरमेंट। तो क्लीन इन्वायरमेंट एक इसके साथ इसके बाद में क्या आएगा, दैट, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, दैट, हु नहीं आएगा कि यहाँ पर्सन नहीं है, यहाँ पर हुम भी नहीं होगा, और दीज तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो
ये जो है दीज कब होता है, जब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक कनेक्टर की ज़रूरत है कि जो यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं कि जो रोकेगा किसको, बीमारियों को रोकेगा। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं इसका मतलब दैट, ठीक है। सैनिटेशन सिस्टम एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट दैट विल स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ, जो रोकेगा किसको, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को। तो यहाँ पर जो बोलना चाहते हैं तो दैट का मतलब जो भी होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दैट होगा, ठीक है। हु हुम ये सब तो होगा नहीं, दीज का भी यहाँ पर कोई अर्थ जो है वो नहीं है, कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो क्लूज टेस्ट है वो समझ आया होगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें तो आपको जो है ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आपका जो है ये बेटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनेक्ट ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू फिल विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। हमें यहाँ पे वर्ड एक फिलअप करना है, ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पे देखिए आई एम ऑफ विनिंग द कॉम्पिटिशन, क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा, कॉन्फिडेंट होगा, पर्टिनेंट होगा या फिर रिलायंट होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि प्रतिरोध, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, विनिंग कंपटीशन का प्रतिरोधक हूँ, ये भी नहीं होगा। पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलिवेंट या फिर प्रासंगिक होते हैं, जैसे प्रासंगिक होना, ठीक है, प्रासंगिक इसको बोलते हैं। रिलायंट का मतलब होता है निर्भर, ठीक है। सेल्फ रिलायंट आपने सुना होगा है ना, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट, ठीक है, रिलायंट ये आपने सुना होगा। तो इसका मतलब होता है निर्भर, ठीक है, निर्भर, ठीक है। पर्टिनेंट मतलब होता है प्रासंगिक, ठीक है, प्रासंगिक, प्रासंगिक, प्रासंगिक। तो प्रासंगिक मतलब उससे संबंधित, ठीक है, जिस सब्जेक्ट मैटर की बात कहेगी उससे संबंधित। तो यहाँ पर इन सारे वर्ड का तो कोई मतलब नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्फिडेंट, ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट ऑफ मतलब कि मैं कॉन्फिडेंट हुई मैंने कॉम्पिटिशन जीतने के लिए, ठीक है, मतलब कि मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ कि मैं कंपटीशन जो है वो जीतने वाला हूँ, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द कंपटीशन। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट जो है वर्ड करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैरिड नाउ, नाउ दैट यू आर विद इन एज। तो यहाँ पर जो है विद इन के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक अंडरलाइन होगा, विद इन एज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में इन होगा, उसके विद इन के पास इन होगा या फिर ऑफ होगा या फिर ऑन होगा या फिर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हु कैन प्रिवेंट यू मैंने कौन आपको शादी करने से रोक सकता है। नाउ दैट मैंने चूंकि अब, चूंकि अब, ठीक है, चूंकि अब, नाउ दैट का मतलब होता है चूंकि अब, चूंकि अब क्या हो गए हैं, क्योंकि अब आप, तो यहाँ पर जो होगा ऑफ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ चूंकि आप व्यस्क हो गए। ऑफ एज का जो मतलब होता है, ऑफ एज इसका मतलब होता है बी ऑफ एज, अगर हम बोला जाए बी ऑफ एज मतलब होता है व्यस्क होना, वयस्क होना, ठीक है, वयस्क, ठीक है। तो चूंकि अब यहाँ पे ऑफ होगा क्योंकि ऑफ एज हो गए हैं, क्योंकि आप व्यस्क हो गए इसलिए आपको कोई शादी करने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कहना चाहते हैं, तो यानी यहाँ करेक्ट होगा ऑफ, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।